हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। विज़न का मीन्स 365 का इकोनॉमी भी आ चुका है। ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और हमारे पास टाइम नहीं होता मोस्टली, तो मैंने क्या किया है कि जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ पे आपका प्रॉब्लम्स और साथ में सॉल्यूशन भी आपको पता होना चाहिए, वो उसका मैंने वीडियो बना लिया है। तो पहले वीडियो में मैं बस प्रॉब्लम्स पे फोकस करूँगी, उसके बाद मैं सॉल्यूशंस पे आऊँगी। तो जो पहला वीडियो है आपका, ये है आपका एक एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो एम्प्लॉयमेंट के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में। एम्प्लॉयमेंट को अगर आप देखोगे तो पहला प्रॉब्लम है कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो सोशल सिक्योरिटी या लेबर रेगुलेशन में कवर्ड नहीं होता है, ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा है कि जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं उन वो जो आधा उनका ग्रेजुएट्स का हमारा नंबर है, वो उनके पास स्किल या एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। मतलब कि वो ग्रेजुएट तो हैं लेकिन उनके पास वो रिक्वायर्ड स्किल नहीं है जिससे वो एम्प्लॉय हो सकें। तीसरा है कि जो वुमेन है, अगर हम वुमेन को स्पेसिफिकली देखें तो उनका जो पार्टिसिपेशन है वर्कफोर्स में वो बहुत कम है। ये अलग अलग कारण से हो सकता है, लेकिन उनका जो पार्टिसिपेशन है वो देखा गया है बहुत कम है। चौथा है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है उसमें डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि हमें हमारे जो वर्कफोर्स को रीस्किलिंग, अपस्किलिंग और जो ऑटोमेशन है उसके लिए तैयार करने की ज़रूरत है, जिसमें हमें कमी दिखती है। पांचवा है कि जो बाकी फैक्टर्स हैं जाकि जैसे कि पब्लिक सेक्टर, जैसे गवर्नमेंट जॉब हो गया, उसमें कमी देखी गई है। साथ में लोग कई बार वॉलेंट्रीली अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि हो सकता है कि वो फिनेंशियली फैमिली वाइज रिच हो और वो चूज़ कर रहे हैं, या फिर कुछ फैमिली बर्डन हो जिसके कारण वो एम्प्लॉयमेंट नहीं ले पा रहे हैं। दूसरा है कि एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब कि मार्केट में जॉब तो है लेकिन जो वर्कफोर्स अवेलेबल है, जो सप्लाई है वर्कफोर्स का, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी कमी है। नेक्स्ट है कि इम्पैक्ट ड्यू टू कोविड 19 का जो इम्पैक्ट है उसके कारण भी प्रॉब्लम देखा गया है। तो सॉल्यूशन तो यही है कि जो स्किल और जो हमारा लेबर फोर्स का जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसको बढ़ाया जाए। दूसरा है कि जो लेबर लॉज है उसको सिंप्लीफाई किया जाए। जो डाटा कलेक्शन है ऑन एम्प्लॉयमेंट वो स्ट्रॉन्गर किया जाए, ताकि हमें पता हो कि किस तरह के लोग अवेलेबल हैं, उनकी क्या स्किल्स हैं, उनको कैसे अपस्किल किया जाए। तो जो डेटा जब तक अवेलेबल नहीं होगा तो फिर कैसे काम होगा। फिर नेक्स्ट है कि जो फॉर्मलाइजेशन है, उतना जितना फॉर्मलाइजेशन होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जो इन्फोर्समेंट है ऑफ वेज रेगुलेशन या ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, मतलब कि कई सारे लोग ऐसे जगह एम्प्लॉयड है जहाँ पे सेफ्टी नहीं है, तो ज़रूरी है कि उनके ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ पे भी ध्यान दिया जाए। तो इस तरह से ये एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड हम समझे। जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसके प्रॉब्लम्स पे हम ध्यान देंगे वो है आपका स्किल्स रिलेटेड, यानी कि जो स्किल मार्केट है हमारा, उस पर कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो स्किल्स अगर देखें तो मेन प्रॉब्लम है कि जैसा शारदा प्रसाद कमेटी ने भी कहा है कि हमें स्किल रिफॉर्म की ज़रूरत है। जो इनएडिक्वेसी है इंडस्ट्री और मार्केट में, मतलब कि जो जिस तरह की वोकेशनल एजुकेशन दी जा रही है और जैसा रिक्वायरमेंट है उसमें एक गैप देखा गया है। दूसरा है कि स्किल डिमांड मिसमैच, मैंने जैसा कहा स्किल गैप है बहुत ज़्यादा। तीसरा मल्टीप्लिसिटी इन असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम, मतलब कि जब इंसान कोई स्किल ग्रहण करता है या कुछ सर्टिफिकेट उसे मिलता है किसी स्किल के लिए, तो उसको भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है, एक स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, ताकि सही सर्टिफिकेट उसे मिले, सही जगह से उसे वो सर्टिफिकेट मिले। चौथा है कि वुमेन पे जब हम फोकस करना है तो देखा जाता है कि उनका पार्टिसिपेशन एक तो कम है, उनके पास रिक्वायर्ड स्किल नहीं है, तो वो उनको उस एंगल से भी आपको स्किल के ऊपर ध्यान देना होगा। पांचवा है कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया जाता स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है कि परसेप्शन जो है, पब्लिक परसेप्शन जो है ऑफ स्किलिंग, तो बेसिकली जो एकेडमिया मार्केट लिंकेज और जो लोगों की जो सोच है, परसेप्शन है, उसमें भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है कि लिमिटेड मोबिलिटी, मतलब कि हायर एजुकेशन का जब हम बात करते हैं तो हायर एजुकेशन को भी हमें लिंक करना होगा टू द स्किल्स। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो सॉल्यूशन है कि वही एकेडमिया के साथ हमें पार्टनरशिप रखना पड़ेगा, इंडस्ट्री का जो स्किल रिक्वायरमेंट है मार्केट में कैसा चाहिए उसको मैप करने की ज़रूरत है, मेन स्ट्रीम करने की ज़रूरत है जो स्किल डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस है, सर्टिफिकेशन को स्टैंडर्डाइज, और जो फिनेंशियल रिसोर्सेज हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए भी
उसको भी सही तरीके से स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। जैसे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, या एमपी लैड का फंड हो गया, या कैंपा ही हो गया, या मनरेगा में ही जो फंड आता है, तो एक सही तरीके से उसको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कि प्राइवेट सेक्टर इसलिए भी क्योंकि विदाउट प्राइवेट सेक्टर हम जब पब्लिक और प्राइवेट का पार्टनरशिप का बात करते हैं तो जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर को कंसिडरेशन में लिया जाए। तो इस तरह से हमने स्किल डेवलपमेंट का देख लिया क्या प्रॉब्लम्स है। अब नेक्स्ट है फिनेंशियल इंक्लूजन। जब हम फिनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात करते हैं, जो इनमें मेन प्रॉब्लम है कि लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, लिटरेसी नहीं है, एक गैप देखा जा रहा है बिटवीन फिनेंशियल लिटरेट एंड द इलिटरेट। और कई बार जो ये लिटरेट होते हैं उनको धोखाधड़ी या किसी अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। दूसरा है कि ऑपरेशनल कॉस्ट यानी कि जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है उसका जो ऑपरेशन कॉस्ट है, कई बार बहुत सारे बैंक को जीरो अकाउंट फंड भी मैनेज करना पड़ता है, मतलब ऐसा अकाउंट जिसमें कि कोई बैलेंस ही नहीं है या बहुत कम बैलेंस है, तो जो ऑपरेशनल रेशियो है उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तीसरा है कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि जो प्रोडक्ट और मार्केट एंट्री, मतलब कि जो बेसिकली जो रेगुलेशन की करती है हमारी गवर्नमेंट, उसको और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। तो इसका यही सॉल्यूशन हो सकता है कि हम फिनेंशियली एम्पावर करें हमारे पॉपुलेशन को, और ज़्यादा जो फिनेंशियल स्किल है उनको दें, और साथ में ऐसे स्कीम लाए जिनमें जिससे वो और ज़्यादा फिनेंशियली लिटरेट हो। तो ये आपका फिनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट है अर्बन ग्रोथ और डेवलपमेंट। अर्बन एरिया का अगर आप प्रॉब्लम्स देखें क्या क्या इश्यूज हैं, तो उसमें आपका पहला है कि इंस्टीट्यूशनल यानी कि जो बहुत सारे अथॉरिटीज़ हैं, म्यूनिसिपैलिटी भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, वो अलग अलग गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं, अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये जो मल्टीप्लिसिटी अथॉरिटीज़ का, इसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट होता है। दूसरा है कि प्लानिंग अगर सही होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन अगर प्लानिंग गलत है तो आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे ही। तो प्रॉब्लम आपको देखा जाता है कि कोई मास्टर प्लान नहीं है, साथ में जो प्राइवेट सेक्टर है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं उसमें भी लैकुना है, और जो अर्बन प्लानिंग, अर्बन लैंड रिकॉर्ड, तो उसमें फ्रैगमेंटेशन बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तीसरा है कि इशू रिलेटेड टू अर्बन लैंड यूज़, यानी कि नॉन रिकॉग्निशन ऑफ अर्बन एरिया, सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ अर्बन एरिया, ये सारे इशूज़ हैं। चौथा है कि जब हम अर्बन एरियाज़ के बारे में बात करते हैं तो हम कई बार डिज़ास्टर को भूल जाते हैं, यानी कि हम ऐसा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करते जो कि डिज़ास्टर रेजिलिएंट हो। उसके कारण लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, चाहे वो लैंडस्लाइड हो, फ्लैश फ्लड हो, इन सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। बहुत ही एक लैकेसाइडल अप्रोच है, बिल्डिंग बाय लॉज अपडेटेड नहीं होते अकॉर्डिंग टू द डिज़ास्टर। फिर नेक्स्ट है कि ह्यूमन रिसोर्स का जो इंगेजमेंट है इन अर्बन प्लानिंग वो भी इनएडिक्वेट है। जो प्रोफेशनल या स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स का जो जिस तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए वो नहीं होता है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि एक मास्टर प्लान प्रिपेयर किया जाए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग किया जाए। जो फ्रैगमेंटेशन देखा जाता है इन अर्बन मैनेजमेंट या अर्बन अथॉरिटी, वो उस पर काम किया जाए। दूसरा है कि जो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है जो कि इतना रिच है उसको यूटिलाइज़ किया जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो या जॉब स्टैंडर्डाइजेशन हो, इस पे जरूरी है काम करना। तीसरा है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव रिफॉर्म, यानी कि जो अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं उनके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जॉब डिस्क्रिप्शन में स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए, और एज अ लॉन्ग टर्म प्लान की, मतलब कि एक शहर कैसे ग्रो करेगा, क्या उसका सीवेज मैनेजमेंट होगा, कैसे वो डिज़ास्टर से रेजिलिएंट होगा, इन सारे टॉपिक्स पे एक साथ ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कि हैजार्ड रिस्क, मतलब कि हैजार्ड डिज़ास्टर के लिए जो भी नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है, जो हैजार्ड्स हैं उसके ऊपर भी फोकस करके अर्बन प्लानिंग करने की ज़रूरत है। जो पार्टिसिपेशन है सिटीजन का उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमने समझा अर्बन के बारे में। अब नेक्स्ट जो है वो है हाउसिंग इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप अर्बन एरिया में देखो कि घर का कितना और कोविड टाइम में ये हम लोगों ने और ज़्यादा समझा। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो है कि पहला तो फिनांस नहीं है, लोगों के पास घर खरीदने के लिए सेफ
और जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उसके साथ घर खरीदने के लिए पैसे नहीं है। साथ में जो मल्टी लेवल अप्रूवल सिस्टम है इन अर्बन एरियाज़, तो इसके कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तीसरा कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन कम है, क्योंकि जब घर बनाने का बात होता है तो बहुत एक लिमिटेड स्केल पर ही गवर्नमेंट या पब्लिक जो भी कंपनीज़ हैं, इंस्टीट्यूशन है, वो इन्वॉल्व होती हैं। तो अल्टीमेट इसका जो बर्डन होता है वो प्राइवेट सेक्टर पर ही आता है। तो लेकिन प्राइवेट सेक्टर उतना ज़्यादा हमने स्ट्रॉन्ग नहीं किया है कि वो जितना डिमांड है उस अनुसार दे पाए, तो वो प्रॉब्लम है। चौथा है कि प्रीडोमिनेंस ऑफ कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, मतलब कि उसको मॉडर्नाइज़ करने की ज़रूरत है। जो हमारा कंस्ट्रक्शन का मेथड है उसको मॉडर्नाइज़ करने की ज़रूरत है। पांचवा है कि जो लैंड बैंक्स है उसको और ज़्यादा अफोर्डेबल बनाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कि जो लोग एम्प्लॉयड हैं हाउसिंग सेक्टर में उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है, ताकि जो स्किल्स हैं उनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स हों, सही स्किल्स हों। नेक्स्ट है कि कैपेसिटी कंस्ट्रेन, मतलब कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके पास कहीं ना कहीं देखा गया है कि लिमिटेड लैंड होता है, या अलग अलग फिनेंशियल कंस्ट्रेन होते हैं। कई बार लैंड का कंस्ट्रेन होता है, कई बार रेगुलेशन सही नहीं होता। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? तो पहला है कि हमें अपने फिनांस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। दूसरा है कि जो पॉलिसी रूल्स हैं उसको और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। तीसरा है कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, ताकि वो अपस्किल्ड हो, रीस्किल्ड हो, स्किल डेवलप हो उसका। नेक्स्ट है कि जो टेक्नोलॉजी है उस हमारे घर में टेक्नोलॉजी का यूज़ और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमें कंस्ट्रक्शन के लेवल तक भी टेक्नोलॉजी को अपडेट करने की ज़रूरत है, न्यू कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। और साथ में ऐसे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जो कि इको फ्रेंडली हो, मतलब कि हम लोग अपने घर में रिसाइकिल्ड जो भी प्रोडक्ट है उसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में जो एनवायरनमेंट है, ताकि ऐसा घर बने जिसमें कम गर्मी हो, कम कूलिंग की ज़रूरत हो गर्मी के समय, ऐसा घर बने। तो इस तरह से हमें इको फ्रेंडली भी बनाना है, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी बनाना है। तो ये सारे सॉल्यूशंस हैं आपके जब आप हाउसिंग का बात करते हो। अब जब हम लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। लैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी स्टेट के लिए। मेन प्रॉब्लम तो वही है कि हमारा जो एग्रीकल्चर टेनेंसी लॉ है बहुत रिस्ट्रिक्टिव है, तो उसमें बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को उतना आराम से काम करने का चांस नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा लीजिंग और हाई इनफॉर्मल टेनेंसी देखा गया है। दूसरा है कि बहुत स्मॉल साइज्ड लैंड पार्सल्स होते हैं, इसके कारण बड़े लेवल पे अगर काम करना है या बड़ा ज़मीन चाहिए किसी काम के लिए तो वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि लैंड बहुत ज़्यादा डिवीज़न है। जो बड़ी ज़मीन है वो उसको एक्वायर करने में बहुत टाइम लग जाता है, कई बार लीगल हर्डल्स होते हैं, कई बार कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं। तीसरा है कि पुअर प्रोडक्टिविटी एंड श्रिंकिंग एरिया, जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारा देश जल्द ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश बन जाएगा। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो लैंड है वो श्रिंक करते जा रहा है, प्रोडक्टिविटी कम होते जा रही है, और साथ में जो हमारा फॉरेस्ट लैंड है वो भी कम होते जा रहा है। फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा आप देख रहे होगे कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसमें हमारे जो लैंड है उसको बचाना, जो फॉरेस्ट एरियाज़ है उसको बचाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कि एब्सेंस ऑफ कंक्लूसिव टाइटलिंग एंड रिकॉर्ड्स, मतलब कि जो टाइटल्स और रिकॉर्ड्स है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहा है कि किसका ज़मीन है, इस पर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो जाता है और वो सालों साल चलने लगता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि आप मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट लाउ 2016 का जैसे स्टेट्स जो है इसको कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा है कि लैंड पूलिंग का जो सिस्टम है इसको हमें लाना पड़ेगा, ताकि लैंड पूल करके जो ज़मीन है वो उसका साइज बड़ा हो जाएगा ऑफ कोर्स, और वो ज़्यादा अच्छे से उसमें प्रोडक्टिविटी होगी, एफिशिएंसी होगी। तीसरा है कि जब हम फॉरेस्ट राइट एक्ट का बात करते हैं तो जो मैनेजमेंट है फॉरेस्ट लैंड को और ज़्यादा उसको और ज़्यादा अच्छा करने की ज़रूरत है। चौथा है कि जो लैंड रिकॉर्ड है उसको मॉडर्नाइज और अपडेट करने की ज़रूरत है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हम सोच सकते हैं, और लैंड को एज ए रिसोर्स हमें यूज़ करना पड़ेगा टू फिनांस अर्बन डेवलपमेंट। जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है फिस्कल पॉलिसी एंड रिलेट का के ऊपर। तो उसके जो प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन है उस पर हम फोकस करते हैं। तो देखिए, पहला तो जब आप फिस्कल का बात करते हैं तो ये बेसिकली मनी से रिलेट करता है बिटवीन एट द स्टेट लेवल, मतलब गवर्नमेंट का जो वो जिस तरह से मैनेज करती है उसको
फिजिकल आप कहते हैं। तो पहला प्रॉब्लम तो यही है कि वर्टिकल इम्बैलेंस है, मतलब कि वर्टिकल यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिलता है। दूसरा है हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस। हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस मतलब कि जो स्टेट्स हैं, स्टेट और स्टेट के बीच में भी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। दूसरा है कि जो कमोडिटी प्राइस है उसको वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, जो पॉलिटिकल टेंशन, हाई इन्फ्लेशन, मतलब कि जो आउटसाइड इंडिया जो चीज़ें हो रही हैं, कोविड जैसे चाइना से आया, उसी तरह रसिया यूक्रेन वार हो गया, या जिस तरह से ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, नेचुरल गैस प्राइसेस बढ़ रहे हैं ड्यू टू द वार गोइंग ऑन बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन, तो उसका भी इम्पैक्ट गवर्नमेंट पे पड़ रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वो मेन है। तीसरा है कि जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका जो टैक्स है और उसका जीडीपी का क्या रेशियो है, वो बहुत कम है। तो इसके कारण जो एफआरबीएम का जो मैंडेट है, मतलब कि जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो गवर्नमेंट का है कि उसको मेंटेन करना है, जो उसका जो इनकम और जो उसका जो एक्सपेंडिचर है उसके बीच में जो बैलेंस है वो मेंटेन करना है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। चौथा है करप्शन, लीकेज और फ्री राइडर्स। बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिसमें आपको करप्शन का इशू दिख रहा है, लीकेज हो रहा है, फ्री राइडर्स हो रहा है, तो इससे गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, जो अलग अलग स्कीम्स हैं, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है कि स्टेट रेवेन्यू डिक्रीज़ हो गया है ड्यू टू पैंडमिक कोविड के दौरान। सेंटर के साथ साथ स्टेट पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, उनका इनकम बहुत कम हो गया। ऑलरेडी जीएसटी रिलेटेड रिफॉर्म्स चल रहे थे और साथ में फिर कोविड आ गया, तो उसके कारण और ज़्यादा मल्टीपल इम्पैक्ट पड़ा। अगर सॉल्यूशन देखें तो इसमें वही है कि हमें प्राइवेट फिनांसिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मतलब जो फिनांस जो प्राइवेट की तरफ से आता है उसको उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। साथ में चाहे जो हो जाए, जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है उसके जो भी पॉइंट्स थे उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, उसको कंप्लाई करने की ज़रूरत है। तीसरा है कि जो पब्लिक सेक्टर एफिशिएंसी है फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। चौथा है कि जो हमारा फिनेंशियल पावर है उसको डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है, मतलब कि हर जो फिनांस है वो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गया है, लेकिन ज़रूरत है कि इसको और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज किया जाए, सिर्फ स्टेट ही नहीं बल्कि म्यूनिसिपैलिटी या रूरल लेवल पे भी, ताकि जो ग्राउंड लेवल है, जो ग्रास रूट लेवल है, उस पर काम हो सके। फिर नेक्स्ट है कि डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है, जैसा मैंने कहा। उसके बाद जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, देखिए ह्यूमन रिसोर्स हर एरिया में इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी के, तो जो फिजिकल मैनेजमेंट है उसमें भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि हमारा जो टैक्स कलेक्शन है, क्योंकि बहुत कम ही प्रतिशत है लोग जो कि इंडिया में टैक्स पे करते हैं, तो ज़रूरी है कि हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उस तरफ काम करें। नेक्स्ट है कि प्रोएक्टिवली मैनेज करें पब्लिक फिनांस, और इस पर फिर वापस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। टेक्नोलॉजी यूसेज हर एक सेक्टर इकनॉमी का कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, स्किल हो या एम्प्लॉयमेंट हो या हाउसिंग हो या फिजिकल मैनेजमेंट हो, हर एंगल में आपको वो टेक्नोलॉजी के बारे में लिखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है कि प्रोएक्टिवली मैनेज पब्लिक फिनांसेस, चाहे वो डाटा या टेक्नोलॉजी के थ्रू। फिर साथ में हमें टैक्सेशन सिस्टम को सही करने की ज़रूरत है, ताकि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इम्बैलेंस दिखता है फिजिकल लेवल पे वो सही किया जा सके। तो इस तरह से हमने फिजिकल के ऊपर समझा। जो नेक्स्ट है आपका वो है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इसके प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे, समझेंगे इसको। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और साथ में इसको शेयर कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड आई होप आपको अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। थैंक यू सो मच।